नमस्कार साथियों, हम एक इम्पोर्टेंट टॉपिक देख रहे थे एसिड बेस बैलेंस। एसिड बेस बैलेंस के इंट्रोडक्शन आपने देखा और उसके बाद में रेगुलेशन ऑफ एसिड बेस बैलेंस कैसे कहते हैं। अब इम्बैलेंसेस क्या हैं, एसिड बेस डिसऑर्डर क्या हैं, इनके बारे में अपन डिस्कस करेंगे। एसिड बेस इम्बैलेंस, ये एसिड बेस इम्बैलेंस क्या है, क्या क्या डिसऑर्डर अपन इसमें डिस्कस करेंगे, इनके बारे में अपन डिस्कस करेंगे। यहां देखिए, सबसे पहले अपन बात करते हैं इंट्रोडक्टिव पार्ट। आपने देखा एसिड बेस इम्बैलेंस होता क्या है, कौन कौन से इम्बैलेंस है, क्या है इसमें। देखिए, नॉर्मल जो पीएच अपन बात की थी, वो नॉर्मल पीएच कितना होता है 7.35 से 7.45। ये नॉर्मल पीएच आपने देखी। अब इस पीएच में क्या क्या चेंजेस हो सकते हैं उनके बारे में देखते हैं। यहाँ मान लीजिए एक नॉर्मल अपन एक कारो बनाते हैं। इस कारो में यहाँ अपन ने देखा ये एक नॉर्मल पीएच का कारो बनाते हैं। यहाँ पे एक नॉर्मल पीएच का कारो बनाते हैं। यहाँ जो पीएच है नॉर्मल का मतलब है 7.35 और यहाँ आपने नॉर्मल बोला 7.45। क्लियर है। ये जो आपका यहाँ एसिडिक वाला पोर्शन है इधर वाला, इसको आपका कार्बोनिक एसिड मेंटेन करता है, कार्बोनिक एसिड। जबकि यहाँ पे आपका है वो बाइकार्बोनेट, यहाँ बाइकार्बोनेट मेंटेन करता है। कार्बोनिक एसिड और बाइकार्बोनेट की जो कंसंट्रेशन आपने बताई थी नॉर्मली, वो यहाँ पर ने कहा था 24 मिली इक्विवेलेंट पर लीटर है, जबकि यहाँ आपने बताया था 1.2 मिली इक्विवेलेंट पर लीटर है। इनका जो रेशियो था वो 1:20 था। जब इनका रेशियो 1:20 होता है तो ये जो पीएच होती है 7.35 से 7.45 होती है। अब देखना यहाँ डिसऑर्डर कब होते हैं। यहाँ डिसऑर्डर की बात करते हैं अपन। अगर पीएच का वैल्यू नॉर्मल से ज्यादा की तरफ जाता है, यानी यहाँ पे इसके ऊपर की ओर जाता है, इस साइड में जाता है, तो ये जो कंडीशन है ये क्या कहलाएगी, एल्केलोसिस। यहाँ नॉर्मल से अगर जो ज्यादा होगा, इससे 7.45 से अगर पीएच की वैल्यू ज्यादा होती है तो वो कंडीशन क्या कहलाती है, एल्केलोसिस। यहाँ पे देखिए ये जो कंडीशन है यहाँ पे, यानी कि 7.35 से कम अगर पीएच होती है तो इस कंडीशन को अपन बोलते हैं एसिडोसिस। इस कंडीशन को बोलते हैं एसिडोसिस। अब देखिए यहाँ आपने कहा ये जो वाला पोर्शन है और यहाँ से अपने 7.80 तक अगर ये कंडीशन आती है तो ये एल्केलोसिस, जिसको मैनेज किया जा सकता है। यहाँ पर ये 6.80 अगर आपका पीएच का मान कम होके कहाँ तक आ जाता है, 6.80 तक आ जाता है, इसको आप मैनेज कर सकते हैं। तो यहाँ 7.35 से 6.80, यहाँ 7.45 से 7.80, ये मैनेजेबल है। अगर इससे और पीएच का वैल्यू कम हो जाता है, और पीएच का वैल्यू जैसे यहाँ इस एरिया में अगर आ गया, तो ये कंडीशन इसके बाद में मैनेज नहीं होती और इसको अपन बोलेंगे यहाँ क्लाइंट की क्या हो जाती है, डेथ होती है। और यहाँ पे अपन बोलेंगे क्लाइंट की क्या हो जाएगी, डेथ हो जाएगी। तो यहाँ दो प्रकार के डिसऑर्डर आप देख रहे हैं। एक डिसऑर्डर आपने नॉर्मल, ये जो पीएच है इसको तो अपन क्या कहेंगे, ये नॉर्मल पीएच है, यहाँ कोई डिसऑर्डर नहीं है। तो ये नॉर्मल पीएच कितना, 7.35 से 7.45। अगर नॉर्मल पीएच से ऊपर जाते हैं तो ये क्या कहलाएगा, एल्केलोसिस कहलाएगा। और अगर नॉर्मल पीएच से कम आते हैं तो वो क्या कहलाएगा, एसिडोसिस कहलाएगा। यहाँ पर ऊपर अपन कहाँ तक जा सकते हैं, 7.80 तक, जबकि यहाँ पे आप नीचे कितना आ सकते हैं, 6.80 तक आ सकते हैं। तो ये कंडीशन देखिए, ये जो आपका बैलेंस करने का पूरा काम करता है, इनका रेशियो का जो है वो यहाँ पर कार्बोनिक एसिड, इसका जो आपकी रेशियो है कितना 1.2 होना चाहिए और इसका 24 होना चाहिए, तब जाके आपका जो रेशियो रहेगा 120। और अगर ये रेशियो रहता है तो पीएच का वैल्यू क्या रहेगा, 7.35 से 7.45। देखिए यहाँ पर
ये तो आपने दो प्रकार के डिसऑर्डर हो गए, एसिडोसिस और एल्केलोसिस। अब एसिडोसिस में दो कंडीशन बनती हैं, एसिडोसिस में भी या तो ये कार्बोनिक एसिड की कंसंट्रेशन के कारण हो या फिर ये बाइकार्बोनेट की कंसंट्रेशन के कारण हो। अगर ये कार्बोनिक एसिड की कंसंट्रेशन कारण तो इसको रेस्पिरेटरी एसिडोसिस बोलेंगे, और बाइकार्बोनेट के कारण अगर होता है तो मेटाबॉलिक। ऐसे ही एल्केलोसिस में भी दो कंडीशन है, अगर ये कार्बोनिक एसिड के कारण है तो रेस्पिरेटरी एल्केलोसिस, और अगर अपन वैसे बोलते हैं तो क्या होगा, बाइकार्बोनेट के कारण होगा तो मेटाबॉलिक एल्केलोसिस। तो ये डिसऑर्डर जो आपके हुए यहाँ पे उसकी तरफ मैं चाहता हूं। एसिड बेस इम्बैलेंस के जो डिसऑर्डर्स हैं यहाँ पे, डिसऑर्डर ये कौन कौन से हैं, तो 4 डिसऑर्डर के बारे में अपन यहाँ डिस्कस करेंगे वन बाय वन। एक आपने कहा रेस्पिरेटरी एसिडोसिस, दूसरा आपने कहा यहाँ पे रेस्पिरेटरी एल्केलोसिस, एक अपन देखेंगे मेटाबॉलिक एसिडोसिस, और एक अपन देखेंगे मेटाबॉलिक एल्केलोसिस। तो 4 डिसऑर्डर के बारे में यहाँ डिस्कस करने वाले हैं अपन, रेस्पिरेटरी एसिडोसिस, रेस्पिरेटरी एल्केलोसिस, मेटाबॉलिक एसिडोसिस, मेटाबॉलिक एल्केलोसिस। देखिए, अगर आपके दो ऑर्गन फिजियोलॉजी की, जो दो ऑर्गन मेनली काम कर रहे थे, एक आपका लंग्स किसकी कंसंट्रेशन को मेंटेन करता है, CO2 की कंसंट्रेशन, और CO2 के वेरिएशन के कारण कौन सा डिसऑर्डर हो सकता है यहाँ पे, कौन सा, रेस्पिरेटरी। और रेस्पिरेटरी में भी दो है, या तो रेस्पिरेटरी एसिडोसिस होगा या रेस्पिरेटरी एल्केलोसिस होगा। ऐसे ही किडनी किसकी कंसंट्रेशन को, बाइकार्बोनेट को, और उसके कारण भी दो प्रकार के डिसऑर्डर डेवलप होते हैं, एक या मेटाबॉलिक एसिडोसिस हो सकता है और एक मेटाबॉलिक एल्केलोसिस सकता है। तो इन 4 डिसऑर्डर के बारे में अपन यहाँ वन बाय वन डिस्कस करेंगे। देखिए, एक आपके पास एक इक्वेशन अपन ने पहले भी देखी थी, यहाँ फिर से मैं एक इक्वेशन की बात करता हूँ। पीएच का जो वैल्यू था, पीएच के साथ में आपने कहा अगर रेस्पिरेटरी डिसऑर्डर होते हैं तो किसकी, या मैं कह दूं रेस्पिरेटरी डिसऑर्डर किसके कारण होते हैं, लंग्स के कारण। और लंग्स किसकी कंसंट्रेशन को मेंटेन करते हैं, CO2, और CO2 और पीएच का एक दूसरे के साथ रिलेशन क्या होता है, एक दूसरे के इनवर्स प्रोपोर्शनली होते हैं। इसी के साथ अगर अपन बात करते हैं यहाँ किडनी किसकी कंसंट्रेशन, बाइकार्बोनेट, और उसके कारण अगर अपन बात करते हैं तो बाइकार्बोनेट यहाँ क्या होता है, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है। और पीएच और एच आयन के अंदर जो रिलेशन होता है वो एक दूसरे के इनवर्स होता है। ये वाला जो इक्वेशन है ये कंप्लीटली एसिड बेस में यही चलेगा, पूरे के पूरे एसिड बेस में यही चलेगा। वेरी 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 इंपॉर्टेंट, ये अगर आपको पता है तो अपन इम्बैलेंसेस के बारे में देखेंगे। तो पीएच और CO2, बाइकार्बोनेट और एच आयन। अब देखिए, अगर रेस्पिरेटरी डिसऑर्डर है, एक बात इसमें हमेशा ध्यान रखना, जब नाम रेस्पिरेटरी डिसऑर्डर का आता है तो इसका मतलब सीधा तुम्हारा स्ट्राइक होने से लंग्स, और लंग्स की जब बात आती है तो लंग्स किसको मेंटेन करते हैं, CO2 को। इसका मतलब है जब भी रेस्पिरेटरी नाम आएगा अपन रिलेशन जो देखेंगे पीएच और CO2 में देखेंगे, और साथ में क्या रहेगा, एच आयन। अगर बात आती है यहाँ पर किसकी, मेटाबॉलिक की, मेटाबॉलिक यहाँ किडनी, और किडनी किसको मेंटेन करती है, बाइकार्बोनेट की। तो जब मेटाबॉलिक की बात आएगी तो अपन पीएच और किस में देखेंगे, बाइकार्बोनेट में। बस ये दो बात याद रख लेना, बाकी चीजें अपन देखेंगे आगे वन बाय वन क्या होता है। अब मैं आगे डिस्कस करते हैं। सबसे फर्स्टली अपन लेते हैं यहाँ पे जो फर्स्ट डिसऑर्डर है वो है आपका रेस्पिरेटरी एसिडोसिस। देखिए, रेस्पिरेटरी एसिडोसिस क्यों होता है, कई बार बॉडी के अंदर या लंग्स के कोई प्राइमरी फंक्शंस में अगर कोई डिफेक्ट हो जाता है, या मैं कह दूं कई बार एयरवे के अंदर क्या हो जाए, कोई ऑब्स्ट्रक्शन हो जाए, और कई बार क्या हो जाए, सेंट्रल नर्वस सिस्टम क्या हो जाए, डिप्रेस हो जाए, उसके कारण रेट और डेप्थ क्या हो जाए, कम हो जाए। कई बार ब्रेन ट्रॉमा हो जाता है, उसके कारण भी रेट और डेप्थ क्या हो जाते हैं, कम होता है। ऐसी कंडीशंस में
होता क्या है, CO2 अंदर रिटेन होती है, और जब बॉडी के अंदर CO2 रिटेन होगी, CO2 की वैल्यू बढ़ेगी तो H आयन की कंसंट्रेशन pH का मान कम हो जाएगा और H आयन की कंसंट्रेशन बढ़ जाएगी, और वही कंडीशन आपकी क्या कहलाती है, रेस्पिरेटरी एसिडोसिस। या मैं कह दूं H आयन का कंसंट्रेशन इंक्रीज होता है, किसके कारण इंक्रीज होगा, हाइपोवेंटिलेशन के कारण। क्या होगा, हाइपोवेंटिलेशन के कारण। हाइपोवेंटिलेशन के कारण एक और बात, यहाँ पर अपन ने कहा था कि जितना एसिड बेस बैलेंस या एसिड बेस जितना आपका जनरेट होता है, प्रोड्यूस होता है, उतना ही अगर लॉस हो जाता है तो वो इक्वल रहेगा। लेकिन अगर अब यहाँ पर बोलें कि जितना एसिड है, अगर उस एसिड की कंसंट्रेशन क्या हो जाए, कम हो जाए बफर एसिड की, तो भी क्या होगा, रेस्पिरेटरी एसिडोसिस होगा। तो अपन यहाँ पर डेफिनेशन में अपन कह सकते हैं ए लॉस ऑफ एसिडिक बफर, ये लॉस ऑफ एसिडिक बफर। अगर एसिडिक बफर का क्या हो जाए, लॉस हो जाए, तो एसिड क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा, पीएच का वैल्यू क्या होगा, कम होगा। एक बात, या अपन इसको कह सकते हैं इंक्रीज्ड H आयन कंसंट्रेशन, increased H ion concentration due to increased H ion concentration due to hypoventilation, increased H ion concentration ड्यू टू हाइपोवेंटिलेशन। हाइपोवेंटिलेशन के कारण अगर बॉडी में H आयन की कंसंट्रेशन बढ़ जाती है और pH का वैल्यू कम हो जाता है, वो कंडीशन क्या कहलाती है, रेस्पिरेटरी एसिडोसिस। या अपन कह सकते हैं ए रिटेंशन ऑफ CO2 कंसंट्रेशन, अगर CO2 की कंसंट्रेशन रिटेंशन हो जाती है, इसका मतलब CO2 का वैल्यू क्या हो रहा है, हाइपोवेंटिलेशन के कारण क्या होगा, CO2 रिटेंड होगी, और रिटेंड होगी तो pH का वैल्यू भी क्या होगा, कम होगा। ये सारी कंडीशन के कोज क्या है, ये अपन देखेंगे। तो CO2 रिटेंशन, CO2 बढ़ रहा है, pH का मान कम हो रहा है। इसका मतलब अगर अपन इसी को इक्वेशन के बारे में देखते हैं तो इक्वेशन यहाँ देखिए, pH 1/CO2 और 1/H आयन। ये अगर रेस्पिरेटरी के लिए बात करेंगे तो इसी इक्वेशन पे बात करेंगे अपन। जहां रेस्पिरेटरी की बात आती है, यहाँ आपने कहा H आयन का कंसंट्रेशन बढ़ रहा है। क्यों बढ़ रहा है, क्योंकि हाइपोवेंटिलेशन के कारण। आपने कहा CO2 रिटेंशन हो रहा है, CO2 का रिटेंशन हो रहा है तो pH का वैल्यू क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा। तो pH का वैल्यू नॉर्मल से कम होना और CO2 का वैल्यू नॉर्मल से ज़्यादा होना, ये कंडीशन क्या कहलाती है, रेस्पिरेटरी एसिडोसिस। क्या कहलाती है, रेस्पिरेटरी एसिडोसिस। तो अपन कह सकते हैं जो pH है, pH क्या होगा, यहाँ पर डिक्रीज होगा, जबकि यहाँ CO2 क्या है, इंक्रीज होगा। तो ये कंडीशन क्या कहलाती है, ये कंडीशन क्या कहलाती है, रेस्पिरेटरी एसिडोसिस। ये कंडीशन क्या कहलाती है, रेस्पिरेटरी एसिडोसिस। ठीक है, ये तो आपने नॉर्मली ज़्यादातर क्वेश्चन ये पूछा जाता है आपको, ऑप्शन में आपके पास देंगे कि कौन सा रेस्पिरेटरी एसिडोसिस के लिए वैल्यू करेक्ट है या कौन सा स्टेटमेंट करेक्ट है। उसमें आपके पास pH दिया हुआ होगा, CO2 दिया हुआ होगा और बाइकार्बोनेट दिया होगा। ज़्यादातर तीन ही वैल्यू देते हैं। अब इसमें आपको देखना है वो वैल्यू जिसमें, हाँ, यहाँ बाइकार्बोनेट क्या रहता है, अनचेंज रहता है। ऐसे में नॉर्मल जो आपका डिसऑर्डर होते हैं, इसमें जिससे रिलेटेड होता है वही चेंज होता है, बाकी दूसरा चेंजेज नहीं होता है। यहाँ पर बाइकार्बोनेट क्या रहेगा, अनचेंज रहेगा, नॉर्मल रहेगा। अगर यहाँ मैं बात कर दूँ, एक और अगर मैं आपसे बात करता हूँ तो यहाँ कहूँगा बाइकार्बोनेट की जो वैल्यू है वो क्या रहेगी, यहाँ नॉर्मल रहेगी, या इसको मैं कह दूँ अनचेंज्ड रहेगी, नॉर्मल रहेगी या अनचेंज रहेगी। क्लियर है, ये कंडीशन आपकी क्या है, रेस्पिरेटरी एसिडोसिस।
अब अपन चलते हैं इसके मेनली कारण क्या क्या हैं, किस किस कारण से हाइपोवेंटिलेशन डेवलप हो सकता है बॉडी में। कोजेज किन किन कारण से बॉडी के अंदर हाइपोवेंटिलेशन डेवलप हो सकता है, उन कंडीशंस के बारे में देखेंगे और उन्हीं के कारण आपका H की कंसंट्रेशन और CO2 की कंसंट्रेशन चेंज होती है। देखिए सबसे पहले एक बात हमेशा याद रखना, सबसे फर्स्ट अगर लंग्स के प्राइमरी फंक्शन में कोई भी डिफेक्ट होता है तो आपको हाइपोवेंटिलेशन देखने को मिलेगा। तो प्राइमरी डिफेक्ट इन फंक्शन ऑफ लंग्स। अगर लंग्स के फंक्शन में कोई भी प्राइमरी डिफेक्ट होता है, ऐसी कंडीशन में आपको, अब प्राइमरी फंक्शन में क्या क्या डिफेक्ट्स हो सकता है ये देखिए। सबसे पहले आपने बोला कि प्राइमरी डिफेक्ट इन द फंक्शन ऑफ लंग्स, अगर लंग्स के फंक्शन में कोई भी प्राइमरी डिफेक्ट होता है, देखिए क्या डिफेक्ट हो सकता है। ऑब्स्ट्रक्शन ऑफ एयरवे, सबसे पहले आपने कहा ऑब्स्ट्रक्शन ऑफ एयरवे। अगर एयरवे का ऑब्स्ट्रक्शन हो जाए, एयरवे का ऑब्स्ट्रक्शन हो गया तो कहाँ CO2 बाहर नहीं आएगा, और CO2 बाहर नहीं आएगा तो लगातार CO2 बॉडी में बढ़ता ही जाएगा, रिटेन होता जाएगा, हाइपोवेंटिलेशन और H की कंसंट्रेशन बढ़ती जाएगी, pH क्या होगा, कम होगा। दूसरा यहाँ कारण क्या हो सकता है, डिप्रेस रेस्पिरेटरी सेंटर। अगर रेस्पिरेटरी सेंटर डिप्रेस हो जाए, ऐसी कंडीशन में भी रेट और डेप्थ क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा, और ऐसी कंडीशन में भी आप क्या देखने को मिलेगा, आपको क्या देखने को मिलेगा, प्राइमरी यानी हाइपोवेंटिलेशन देखने को मिलेगा। तीसरी बात, सीक्रीशंस इन एयरवे के अंदर अगर कोई सीक्रीशंस होंगे, ऐसी कंडीशंस में भी क्या होगा, जो आपका CO2 है वो बाहर नहीं आ पाएगा, और ऐसी कंडीशन में भी क्या होगा, हाइपोवेंटिलेशन की कंडीशन डेवलप होगी। अगर ब्रेन में ट्रॉमा हो जाए, अगर ब्रेन ट्रॉमा हो गया और उसके कारण भी अगर रेस्पिरेटरी सेंटर है वो डिप्रेस हो गया, तो ऐसी कंडीशन में भी हाइपोवेंटिलेशन देखने को मिलेगा। तो ये कोज हैं जिनके कारण ऐसा हो सकता है। तो ऑब्स्ट्रक्शन हो जाए एयरवे, या रेस्पिरेटरी सेंटर डिप्रेस हो जाए जिसके कारण रेट और डेप्थ क्या हो जाएगी, कम हो जाएगी, या एयरवे के अंदर कोई सीक्रीशंस हो, या अपन कहते हैं ब्रेन ट्रॉमा हो। इन कॉजेज के कारण, इन कारण लंग्स के प्राइमरी फंक्शन भी क्या हो जाता है, वेरी हो जाता है, और उसके कारण आपको क्या देखने को मिलता है, रेस्पिरेटरी एसिडोसिस देखने को मिलता है। अब थोड़ा और आगे चलते हैं। देखिए ये जो आपके कंडीशंस आपने बोली, इनके एग्जाम्पल कौन कौन से एग्जाम्पल हैं जिनमें आपको ऐसा देखने को मिलेगा। एग्जाम्पल्स कौन कौन से हैं उनके बारे में अपन बात करेंगे। और एग्जाम्पल्स में सबसे पहले अपन बात करते हैं, जैसे अस्थमा है। अस्थमा में क्या हो जाता है, जो आपकी ब्रोंक्यूल्स हैं वो कॉन्स्ट्रिक्ट हो जाती हैं, तो आपका CO2 है वो बाहर नहीं आ पाता है, तो यहाँ अस्थमा है। COPD है, एम्फाइसेमा है, एटेलेक्टेसिस है, रेस्पिरेटरी डिप्रेसेंट हैं, एज लाइक सेडेटिव्स, नार्कोटिक्स, ओपोइड्स। तो आपने कहा रेस्पिरेटरी डिप्रेसेंट जैसे कि सेडेटिव्स हैं, नार्कोटिक्स हैं या ओपोइड्स हैं,
इनके बारे में आपने कहा एटेलेक्टेसिस है, ब्रोंकाइटिस है, ब्रोंकाइटिस है, ब्रोंकिएक्टेसिस है, ब्रोंकिएक्टेसिस है, पल्मोनरी एडिमा है, पल्मोनरी एम्बोलाई है, पल्मोनरी एडिमा है, जीबी सिंड्रोम है, जीबी सिंड्रोम है। तो आपने कहा पल्मोनरी एम्बोलाई है, पल्मोनरी एडिमा है, ब्रोंकिएक्टेसिस है, जीबी सिंड्रोम है, न्यूमोनिया है, न्यूमोनिया है। इन सारी कंडीशंस में जहां आप देख रहे हो वहां पे एयरवे में या तो यहाँ पे कोई ना कोई एयरवे में कोई ऑब्स्ट्रक्शन है, या फिर आपने देखा होगा यहाँ पर कुछ कंडीशंस में जैसे आपने कहा जो रेस्पिरेटरी सेंटर है उसको डिप्रेस कर रहे हैं। इन सब कंडीशंस में आपको क्या देखने को मिलेगा, इन सब कंडीशंस में क्या, रेस्पिरेटरी एसिडोसिस। ये एग्जाम्पल से याद रखना, क्योंकि इन एग्जाम्पल से डायरेक्ट कई बार क्वेश्चन पूछा गया है। जैसे पूछेगा अस्थमा की कंडीशन में कौन सा स्टेटमेंट करेक्ट है, और वहाँ तो अस्थमा देखते ही आपको याद आना चाहिए अस्थमा में क्या होता है, जो ब्रोंक्यूल्स हैं वो कॉन्स्ट्रिक्ट हो जाती हैं, एयरवे क्या हो जाता है, सकड़ा हो जाता है, ऑब्स्ट्रक्ट की तरफ आता है, और ऐसी कंडीशन में आपका हाइपोवेंटिलेशन डेवलप होता है। ऐसा ही आपने कहा सीओपीडी है, एम्फाइसेमा है, एटेलेक्टेसिस है। ये जितने भी एग्जाम्पल हैं इनमें सब में क्या होता है, रेस्पिरेटरी एसिडोसिस होता है। देखिए थोड़ा और आगे चलते हैं, यहाँ पे इन सब कंडीशन में आपको क्या देखने को मिलेगा, रेस्पिरेटरी एसिडोसिस। अब अगर मैं क्वेश्चन आपको कहना चाहूँ कैसे क्वेश्चंस बनते हैं, एक क्वेश्चन आपके साथ डिस्कस करना चाहें तो देखिए यहाँ पे विच स्टेटमेंट करेक्ट, विच स्टेटमेंट करेक्ट फॉर रेस्पिरेटरी एसिडोसिस। रेस्पिरेटरी एसिडोसिस के लिए कौन सा कथन सत्य है, ऐसा करके कई बार एक क्वेश्चन पूछा जाता है। देखिए यहाँ से अपन ऑप्शन देखते हैं। पीएच का वैल्यू 7.36, PaCO2 90 mm of Hg, बाइकार्बोनेट 23 मिली इक्विवेलेंट पर लीटर। ऑप्शन नंबर 1। ऑप्शन नंबर 2 आपके पास आता है pH इक्वल टू 7.30 PaCO2 30 mm of Hg, बाइकार्बोनेट 21 मिली इक्विवेलेंट पर लीटर। तीसरा ऑप्शन आपके पास आता है pH इक्वल टू 7.30 PaCO2 90 mm of Hg, बाइकार्बोनेट 26 मिली इक्विवेलेंट पर लीटर। और फोर्थ ऑप्शन आपका आता है pH इक्वल टू 7.46 PaCO2 90 mm of Hg और बाइकार्बोनेट यहाँ क्या होगा 25 मिली इक्विवेलेंट पर लीटर। ये आपके पास ऑप्शंस हैं और आपके पास क्वेश्चन था कि कौन सा कथन सत्य है, विच स्टेटमेंट ट्रू फॉर रेस्पिरेटरी एसिडोसिस। देखिए जब भी नाम आपके पास रेस्पिरेटरी एसिडोसिस का आता है तो एक बात हमेशा ध्यान रखना, तुरंत आपके दिमाग में आना चाहिए पीएच और CO2।
जब भी रेस्पिरेटरी एसिडोसिस आता है आपके दिमाग में आना चाहिए पीएच और CO2। रेस्पिरेटरी एसिडोसिस है, इसका मतलब पीएच का मान क्या है, कम है। और ये क्यों हुआ, क्योंकि CO2 का वैल्यू अंदर बढ़ गया। इसका मतलब है जिस भी ऑप्शन में पीएच की वैल्यू कम है और CO2 की वैल्यू ज्यादा है, ऐसा ऑप्शन आपको चुनना है। जबकि बाइकार्बोनेट क्या रहना चाहिए, यहाँ पे नॉर्मल रहना चाहिए। बाइकार्बोनेट क्या रहेगा, नॉर्मल रहेगा, या फिर अपन कहते हैं बाइकार्बोनेट क्या रहेगा, अनचेंज्ड रहेगा। बाइकार्बोनेट अनचेंज रहेगा। क्लियर है। अब देखिए ऑप्शन, यहाँ पर पीएच का मान है 7.36। इसका मतलब ये पीएच का मान कम है या कैसा है, नहीं, नॉर्मल है। और पीएच का मान अपने को क्या चाहिए, कम चाहिए। तो ये ऑप्शन यहाँ से आपने काट दिया। यहाँ देखिए इस ऑप्शन में पीएच का वैल्यू 7.30, इसका मतलब नॉर्मल कितना है 7.35। तो ये क्या है, कम है। अपने को क्या चाहिए था, कम चाहिए था, ठीक है। यहाँ PaCO2 ये कितना है 30 mm और नॉर्मल कितना होता है 35 से 45, इसका मतलब कम है। जबकि अपने को क्या चाहिए था ऑप्शन में, CO2 की वैल्यू बढ़ी हुई चाहिए थी। ये ऑप्शन भी क्या हो गया, गलत हो गया। फिर आपने कहा यहाँ देखिए पीएच यहाँ क्या है 7.30, इसका मतलब पीएच का मान क्या है, कम है। PaCO2 90 mm ऑफ Hg, इसका मतलब है ये क्या है, ज्यादा है नॉर्मल से, क्योंकि नॉर्मल कितना होता है 35 से 45। बाइकार्बोनेट यहाँ कितना है 26, जबकि नॉर्मल कितना होता है 22 से 27। इसका मतलब ठीक है, इसका मतलब पीएच कम है, CO2 बढ़ा हुआ है और बाइकार्बोनेट में कोई चेंजेज नहीं है। अपने को क्या चाहिए था, यही चाहिए था कि ऐसा ऑप्शन मिले। फोर्थ देखिए यहाँ पीएच का वैल्यू 7.46, इसका मतलब ये तो वैल्यू क्या है, ज्यादा है ये तो, और इस ऐसा ऑप्शन नहीं हो सकता। तो कई बार ऐसा क्वेश्चन भी आपके पास पूछा जाता है, इसके बारे में थोड़ा सा ध्यान रखें। अब थोड़ा और आगे चलते हैं अपन। ये तो सिर्फ डिसऑर्डर के बारे में आपने बात की है। अब अपन बात करते हैं क्लिनिकल मैनिफेस्टेशंस। क्लिनिकल मैनिफेस्टेशंस क्या होंगे उसके बारे में थोड़ा सा अपन डिस्कस करते हैं। रेस्पिरेटरी एसिडोसिस के कारण क्या क्लिनिकल मैनिफेस्टेशंस पाए जाते हैं। देखिए सबसे पहले अपन बात करते हैं नर्वस सिस्टम। सबसे पहले अपन बात करते हैं नर्वस सिस्टम की। नर्वस सिस्टम पे क्या क्या प्रभाव पड़ता है, यहाँ आपको पता है नर्वस सिस्टम पे किसका प्रभाव पड़ेगा। यहाँ CO2 की वैल्यू क्या है, बढ़ी हुई। यहाँ CO2 की वैल्यू क्या है, बढ़ी हुई है। इसका मतलब यहाँ क्या होगा, ड्राउजीनेस। यहाँ क्या होगा इसके कारण, डिसओरिएंटेशन। यहाँ इसके कारण क्या होगा, डिजीनेस। यहाँ इस CO2 के कारण क्या होगा, यहाँ पर हेडेक। और लास्ट में पेशेंट कहाँ जा सकता है, कोमा में भी जा सकता है। तो ये नर्वस सिस्टम पे क्या क्या प्रभाव पड़ता है, ड्राउजीनेस, डिसओरिएंटेशन, डिजीनेस, हेडेक, कोमा, ऐसा देखने को मिलता है रेस्पिरेटरी एसिडोसिस के कारण। ये नर्वस सिस्टम पे आए। अब दूसरा अपन देखते हैं कार्डियोवेस्कुलर पे क्या प्रभाव पड़ेगा। कार्डियोवेस्कुलर पे क्या प्रभाव पड़ेगा, देखिए कार्डियोवेस्कुलर पे एक बात आपने देखी थी, जब भी कोई एसिडोसिस की कंडीशन होती है, हाइपरकेलेमिया होता है। क्या होता है, उसको मेंटेन रेगुलेट करने के लिए हाइपरकेलेमिया जैसी कंडीशन पाई जाती है। और हाइपरकेलेमिया होगा तो हार्ट का जो कॉन्ट्रैक्शन है वो क्या हो जाएगा, एबनॉर्मल हो जाएगा। और उसके कारण आपको कई बार वेंट्रिकुलर फिब्रिलेशन जैसी कंडीशन देखने को मिलती है। और वेंट्रिकुलर फिब्रिलेशन जब होता है तो आपको पता है कार्डियक आउटपुट नहीं होता है, तो बीपी क्या हो जाएगा, डिक्रीज हो जाएगा। तो यहाँ देखिए ब्लड प्रेशर डिक्रीज्ड। नंबर एक बात, ड्यू टू हाइपरकेलेमिया फ्रॉम कंपेंसेशन।
यहाँ कंपेंसेशन रेगुलेशन किया था, उसके कारण पोटेशियम का कंसंट्रेशन बढ़ गया था और उसके कारण ब्लड प्रेशर क्या हो गया, डिक्रीज हो गया। क्यों? क्योंकि इसके कारण कैसी कंडीशन डेवलप हो गई, वेंट्रिकुलर फिब्रिलेशन जैसी कंडीशन डेवलप हो गई। तो आपने कहा ब्लड प्रेशर डिक्रीज क्यों, ड्यू टू हाइपरकेलेमिया कंपेंसेशन के कारण और वेंट्रिकुलर फिब्रिलेशन के कारण ऐसी कंडीशन देखने को मिली है। तो सबसे पहले आपने कार्डियोवेस्कुलर पे भी अब देखा क्या प्रभाव पड़ता है, न्यूरोमस्कुलर पे अपन देखते हैं। थर्ड, न्यूरोमस्कुलर सिस्टम पे क्या प्रभाव पड़ता है, न्यूरोमस्कुलर पे क्या प्रभाव पड़ता है। देखिए यहाँ पर CO2 की वैल्यू बढ़ती जा रही है, ऑक्सीजन की कंसंट्रेशन कम होती जा रही है। ऐसी कंडीशन में सीजर्स होने के चांस क्या होते हैं, बढ़ जाते हैं। तो यहाँ आपको सीजर भी देखने को मिल सकता है, तो सीजर देखने को मिल सकता है न्यूरोमस्कुलर पे, तो सीजर्स आपको देखने को मिलेंगे। उसके बाद में अपन रेस्पायरेटरी सिस्टम पे देखने को मिलते हैं। रेस्पायरेटरी सिस्टम पे क्या प्रभाव पड़ेगा, आपको पता है यहाँ CO2 के वैल्यू बढ़ती जा रही है जबकि ऑक्सीजन का जो कंसंट्रेशन कम होती जा रही है। तो क्या होगा, यहाँ पे हाइपोक्सिया जैसी कंडीशन डेवलप होगी। क्यों? ड्यू टू हाइपोवेंटिलेशन। तो यहाँ कह सकते हैं अपन हाइपोक्सिया ड्यू टू हाइपरवेंटिलेशन, हाइपोक्सिया ड्यू टू हाइपोवेंटिलेशन के कारण यहाँ पर क्या डेवलप होगा, हाइपोक्सिया डेवलप होगा। तो ये रेस्पायरेटरी सिस्टम की अपन ने बात की। तो ये आपने देखा कि रेस्पायरेटरी एसिडोसिस के कारण क्या क्या क्लिनिकल मैनिफेस्टेशंस आ सकते हैं। तो आपने नर्वस सिस्टम पे देखा, कार्डियोवेस्कुलर पे देखा, उसके बाद में आपने न्यूरोमस्कुलर पे देखा और एक आपने देखा किस पे, रेस्पायरेटरी सिस्टम पे। ये क्लिनिकल मैनिफेस्टेशंस हैं। अब और थोड़ा सा आगे चलते हैं अपन, इसका मैनेजमेंट क्या करेंगे, रेस्पायरेटरी एसिडोसिस का क्या मैनेजमेंट होगा। तो मैनेजमेंट की कंडीशन देखते हैं। मैनेजमेंट देखो क्या मैनेजमेंट करेंगे इसको। सबसे पहले आपको पता है हाइपोवेंटिलेशन की कंडीशन है और हाइपोवेंटिलेशन के कारण क्या हो सकता है, रेस्पिरेटरी डिस्ट्रेस हो सकता है। तो डिस्ट्रेस का क्या करेंगे, असेसमेंट करेंगे। तो सबसे पहले असेस रेस्पिरेटरी डिस्ट्रेस को असेस करेंगे, नंबर एक बात। नंबर दूसरी बात, यहाँ पे देखिए, यहाँ पे हाइपोवेंटिलेशन जैसी कंडीशन देखें तो यहाँ पर आपको क्या करना चाहिए, ऑक्सीजन दे सकते हैं, वो भी कैसे, एज प्रेस्क्राइब्ड। तो कह सकते हैं एडमिनिस्टर O2 एज प्रेस्क्राइब्ड, थर्ड बात, यहाँ पे क्लाइंट को रेस्पिरेटरी डिस्ट्रेस हो रहा है तो ऐसी कंडीशन में अपन क्या करेंगे, पोजीशन भी दे सकते हैं। और डिस्ट्रेस जब रेस्पिरेटरी डिस्ट्रेस पोजीशन कौन सी है, फाउलर पोजीशन। तो फाउलर में भी आपको सेमी फाउलर टू फाउलर की तरफ जा सकते हैं। तो यहाँ देखिए पोजीशन यहाँ अपन सेमी फाउलर टू फाउलर पोजीशन दे सकते हैं, सेमी फाउलर टू फाउलर पोजीशन दे सकते हैं। इसके अलावा देखिए, अगर एयरवे के अंदर कोई भी सिक्रीशंस हैं तो अपन क्या कर सकते हैं, सक्शनिंग कर सकते हैं। तो यहाँ अपन बोल सकते हैं सक्शनिंग
secretions in the airway, suctioning if secretions in the airway, अगर एयरवे के अंदर कोई भी सिक्रीशंस हैं तो अपन सक्शनिंग कर सकते हैं, मैकेनिकल वेंटिलेटर तैयार कर सकते हैं। अगर CO2 का लेवल बहुत ज़्यादा बढ़ गया, ड्राउजीनेस जैसी कंडीशन आने लग गई, GCS डिक्रीज होने लग गया, ऐसी कंडीशन में तो अपन कह सकते हैं प्रिपेयर मैकेनिकल वेंटिलेटर if CO2 level more than 50 mm of Hg, अगर CO2 लेवल 50 से ज़्यादा हो गया तो मैकेनिकल वेंटिलेटर को तैयार कर सकते हैं, ऐसा देखने को मिल सकता है। उसके बाद में कई बार आपको लगता है कि जो सिक्रीशंस हैं वो थिक हैं, तो ऐसी कंडीशन में हाइड्रेशन बढ़ा सकते हैं, जिससे सिक्रीशंस क्या हो जाएंगे, थिन हो जाएंगे। तो अपन बोलेंगे increased hydration to thin the secretions को थिन करने के लिए हाइड्रेशन को क्या करेंगे, बढ़ाएंगे। तो ये सारी चीज़ें आप इसमें मैनेजमेंट में कर सकते हैं, इन सब चीज़ों को देखा जा सकता है। तो मैनेजमेंट क्या क्या करेंगे, तो आपने सबसे पहले डिसऑर्डर देखा रेस्पायरेटरी एसिडोसिस। जब रेस्पायरेटरी एसिडोसिस इसका मतलब किससे होगा, लंग्स से होगा, और लंग्स के अंदर क्या हो जाएगा, हाइपोवेंटिलेशन की कंडीशन अगर डेवलप होती है तो अंदर CO2 का वैल्यू क्या हो जाएगा, बढ़ जाएगा, और CO2 H2O के साथ मिल करके कार्बोनिक एसिड की कंसंट्रेशन को क्या करेगी, बढ़ा देगी। तो pH का मान क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा, और बॉडी में H आयन का कंसंट्रेशन बढ़ता ही जाएगा। ये सारी कंडीशंस आपको देखने को मिलेंगी। तो उसमें आपने कौन कौन से एग्जाम्पल्स आपने देखे उनके बारे में, अगर आपके पास न्यूमेरिकली आता है तो उसमें दो ही चीज़ों में आपको ध्यान रखना है, pH और CO2। बाइकार्बोनेट को यहाँ भूल जाइए आप, क्योंकि लंग्स से अगर जो भी डिसऑर्डर है, लंग्स केवल और केवल कार्बोनिक एसिड को कंट्रोल करता है, और कार्बोनिक एसिड का मतलब है CO2 की कंसंट्रेशन को कंट्रोल करता है। सेकंड डिसऑर्डर आता है आपका, सेकंड जो डिसऑर्डर आता है रेस्पायरेटरी एल्केलोसिस। रेस्पायरेटरी एल्केलोसिस। देखो एल्केलोसिस का मतलब आप समझते हैं। सबसे पहले तो आपने रेस्पायरेटरी नाम लिया है, रेस्पायरेटरी नाम लेते ही मैं किसके पास जाऊंगा, लंग्स के पास जाऊंगा। इसका मतलब लंग्स के अंदर कोई डिसऑर्डर हुआ है, और लंग्स के अंदर अगर कोई डिसऑर्डर कोई भी बात है तो लंग्स से रिलेटेड देखेंगे। यहाँ रेस्पायरेटरी एल्केलोसिस है, इसका मतलब pH का वैल्यू क्या हो रहा है, बढ़ रहा है। इसका मतलब हाइपर वेंटिलेशन जैसी कंडीशन डेवलप हो रही है। क्यों, क्योंकि यहाँ CO2 क्या हो गया, कम हो गया, यहाँ H आयन क्या हो गया, कम हो गया, तो pH का वैल्यू क्या हो गया, बढ़ गया, ये कंडीशन। तो अपन कह सकते हैं यहाँ पर जो बफर बेस है, बफर बेस का यहाँ पर क्या हो रहा है, इंक्रीज हो गया, और बफर बेस इंक्रीज होगा तो क्या होगा, एल्केलोसिस होगा। दूसरी बात, H आयन की कंसंट्रेशन यहाँ क्या हो गई, कम हो गई, डिक्रीज हो गई, तो अपन कह सकते हैं डिक्रीज्ड H आयन कंसंट्रेशन, decreased H ion concentration due to decreased H ion concentration due to hyperventilation
हाइपर वेंटिलेशन, हाइपर वेंटिलेशन के कारण अगर एच आयन की कंसंट्रेशन क्या हो जाए, यहाँ पे डिक्रीज हो जाए, तो ऐसी कंडीशन में पीएच का वैल्यू क्या हो जाएगा, नॉर्मल से बढ़ जाएगा। वो क्या कहलाएगा, रेस्पिरेटरी एल्केलोसिस। यहाँ देखिए एच आयन की जो कंसंट्रेशन है, एच आयन की कंसंट्रेशन यहाँ पर डिक्रीज हो रही है, हाइपर वेंटिलेशन हो रहा है, और हाइपर वेंटिलेशन के कारण क्या होगा, CO2 कम हो जाएगी। क्या हो जाएगा, CO2 कम हो जाएगी। तो यहाँ कह सकते हैं डिप्लेशन ऑफ CO2, डिप्लेशन ऑफ CO2 फ्रॉम द बॉडी, बॉडी से CO2 का यहाँ क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा, फ्रॉम द बॉडी, बॉडी से यहाँ जो CO2 है वो क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा। और ऐसी कंडीशन में क्या होगा, यहाँ पे ऐसी कंडीशन में क्या देखने को मिलेगा, पीएच का वैल्यू बढ़ जाएगा और CO2 कम हो जाएगा। हाइपर वेंटिलेशन का मतलब होता है रेट और डेप्थ क्या हो गई, बढ़ गई, और रेट और डेप्थ जैसे ही बढ़ती हैं इसका मतलब है क्या होगा, रेट और डेप्थ बढ़ते ही क्या होगा, CO2 ज़्यादा वॉश आउट होगी, और CO2 वॉश आउट होगी तो यहाँ एच आयन भी वॉश आउट होगा। तो ऐसी कंडीशन में आपको क्या देखने को मिलेगा, रेस्पिरेटरी एल्केलोसिस। क्या देखने को मिलेगा, रेस्पिरेटरी एल्केलोसिस। देखिए यहाँ पर, यहाँ आपने कहा जब भी रेस्पिरेटरी की बात आएगी मैं दो ही चीज़ों के पास जाऊँगा, यहाँ पर पीएच के पास जाऊँगा और पीएच के साथ में किसके साथ जाऊँगा, CO2, क्योंकि रेस्पिरेटरी की जब बात आती है यहाँ पे तो यहाँ पर सिर्फ और सिर्फ अपन किसकी बात करेंगे, CO2 की। अब देखिए यहाँ एच आयन की कंसंट्रेशन में क्या हो गई, कमी हो गई, यहाँ CO2 की कंसंट्रेशन में भी क्या हो गई, कम हो गई, तो जो पीएच की वैल्यू है वो क्या हो गई, बढ़ गई। और जब पीएच की वैल्यू बढ़ी है इसका मतलब एल्केलोसिस है, और ये किसके कारण हुआ है, लंग्स के कारण हुआ है, किसके कारण हुआ है, रेट और डेप्थ के कारण हुआ है। ऐसी कंडीशन के कारण इसको क्या बोलेंगे, रेस्पिरेटरी एल्केलोसिस। देखिए यहाँ पे, यहाँ अपन बोलेंगे पीएच का वैल्यू नॉर्मल से क्या हो जाएगा, इंक्रीज्ड हो जाएगा। यहाँ अपन कहेंगे CO2 है वो नॉर्मल से क्या हो जाएगी, डिक्रीज्ड हो जाएगी, और एच आयन की कंसंट्रेशन भी यहाँ क्या हो जाएगी, डिक्रीज्ड हो जाएगी। जबकि यहाँ बाइकार्बोनेट यहाँ क्या रहेगा, नॉर्मल रहेगा, या मैं बोलूँ अनचेंज्ड रहेगा। क्या रहेगा, अनचेंज्ड रहेगा। ये कंडीशन क्या कहलाती है, रेस्पिरेटरी एल्केलोसिस। क्या कहलाती है, रेस्पिरेटरी एल्केलोसिस कहलाएगी। क्लियर है बात। देखिए यहाँ पर, यहाँ आपने बोला पीएच का मान बढ़ जाएगा, पीएच का मान कितने से ज़्यादा होगा। देखिए यहाँ पीएच का मान 7.45 से ज़्यादा होगा, जबकि यहाँ पर CO2 का जो वैल्यू है वो 35 mm ऑफ Hg से क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा। ये कंडीशन क्या कहलाएगी, रेस्पिरेटरी एल्केलोसिस। क्या कहलाएगी, रेस्पिरेटरी एल्केलोसिस। देखिए रेस्पिरेटरी एल्केलोसिस होने का कारण क्या क्या हो सकता है इसके बारे में अपन बात करेंगे। देखिए यहाँ पे थोड़ा सा इनके कोज देखते हैं अपन, किन किन कंडीशंस में कोजेज की बात करते हैं, किन किन कंडीशंस में रेस्पिरेटरी एल्केलोसिस डेवलप होने के चांस होते हैं। देखिए यहाँ पे कई बार आपने देखा होगा, सुना होगा, फीवर की कंडीशन आती है, फीवर की कंडीशन। कई बार आपने देखा होगा एंजाइटी की कंडीशन आती है, कई बार आपने देखा होगा पेन की कंडीशन आती है, कई बार आपने देखा होगा हिस्टेरिया की कंडीशन आती है। इसमें आपने देखा होगा हाइपोक्सिया अगर जहाँ पर डेवलप हो जाता है, हाइपोक्सिया एनवायरनमेंट हो, उनकी बात करेंगे। अगर ओवर स्टिमुलेशन ऑफ मैकेनिकल वेंटिलेटर, ओवर स्टिमुलेशन ऑफ मैकेनिकल वेंटिलेटर, ओवर स्टिमुलेशन ऑफ
मैकेनिकल वेंटिलेटर। तो देखिए इसमें क्या क्या चीजें हैं। यहाँ आपने का फीवर है, एंजाइटी है, पेन है। जब फीवर यानी टेम्परेचर बढ़ता है, आपने का एंजाइटी होता है, आपने का पेन होता है, सिम्पैथेटिक स्टिमुलेशन होता है, और यहाँ पे आपको पता है एनर्जी का प्रोडक्शन होता है। जब जब भी एनर्जी का यानी टेम्परेचर बढ़ता है तो आपका पल्स रेट बढ़ता है, ऑक्सीजन की डिमांड बढ़ती है। एंजाइटी, पेन, सब में ऑक्सीजन की डिमांड बढ़ेगी। ऑक्सीजन की डिमांड बढ़ती है तो आपका रेस्पिरेटरी सेंटर स्टिमुलेट होता है, और रेस्पिरेटरी सेंटर स्टिमुलेट होगा तो रेट और डेप्थ क्या हो जाएगी, इंक्रीज हो जाएगी। और अगर रेट और डेप्थ इंक्रीज होती है तो क्या होगा, CO2 वॉश आउट होगी, CO2 बॉडी से बाहर निकल जाएगी, यानी पीएच का वैल्यू बढ़ जाएगा। ये कंडीशन क्या कहलाती है, रेस्पिरेटरी एल्केलोसिस। यहाँ एक आता है हिस्टेरिया। ये एक क्या है, न्यूरोसाइकोसिस है। ये क्या है, एक न्यूरोसाइकोसिस है। न्यूरोसाइकोसिस है, ये न्यूरोसाइकोसिस है। इस जो हिस्टेरिया होता है, ये RI है। ये हिस्टेरिया क्या होता है, देखो इसके अंदर अचानक से सडनली आपको पता है कंसंट्रेशन है वो एक ही पॉइंट पे चली जाती है, और विग्रस ब्रीदिंग होती है। विग्रस ब्रीदिंग का मतलब बहुत भयंकर, बहुत तेज आपका रेस्पिरेटरी रेट हो जाता है, जो रेट है वो बहुत ज़्यादा बढ़ता है। ऐसी कंडीशन में जो CO2 है वो वॉश आउट हो जाती है, और ऐसी कंडीशन में भी आपको क्या देखने को मिलता है, हाइपर वेंटिलेशन देखने को मिलता है। उसके बाद में आपने देखा हाइपोक्सिया। जैसे आप देखते हैं जैसे जैसे अपन ऊंचाई की तरफ जाते हैं वहाँ एनवायरनमेंट में ऑक्सीजन की क्या होती है, कमी होती है, हाइपोक्सिया। ऐसी कंडीशंस के अंदर अपने ऑक्सीजन की डिमांड को पूरी करने के लिए रेस्पिरेटरी सेंटर क्या हो जाएगा, ओवर स्टिमुलेट हो जाएगा, रेट और डेप्थ क्या हो जाएगा, बढ़ जाएगा, तो हाइपर वेंटिलेशन डेवलप होगा, और वहाँ पे भी क्या होगा, रेस्पिरेटरी एल्केलोसिस डेवलप होगा। उसके बाद में आपने कहा ओवर स्टिमुलेशन ऑफ मैकेनिकल वेंटिलेटर। जो आप वेंटिलेटर लगा देते हो, अगर इसमें अपन हायर कंसंट्रेशन में ऑक्सीजन दे दें तो CO2 क्या हो जाएगा, वॉश आउट हो जाएगा। तो ऐसी कंडीशन में भी आपको क्या देखने को, हाइपर वेंटिलेशन देखने को मिलेगा। और जैसे ही हाइपर वेंटिलेशन होगा H की कमी हो जाएगी, CO2 बॉडी से बाहर चला जाएगा। या मैं ऐसे कह सकता हूं, ओवर स्टिमुलेशन ऑफ रेस्पिरेटरी सेंटर, ओवर स्टिमुलेशन ऑफ रेस्पिरेटरी सेंटर। रेस्पिरेटरी सेंटर का क्या हो जाता है, ओवर स्टिमुलेशन हो जाता है। और वही कंडीशन आपको, अगर देखिए रेस्पिरेटरी सेंटर का ओवर स्टिमुलेशन होता है तो क्या होगा, मेटाबॉलिक एल्केलोसिस। और अगर रेस्पिरेटरी सेंटर डिप्रेस हो जाता है तो ऐसी कंडीशन में क्या होगा, रेस्पिरेटरी एसिडोसिस। क्लियर है। तो ये कुछ एग्जाम्पल्स हैं, कुछ कॉजेज हैं जिनके कारण बॉडी में हाइपर वेंटिलेशन डेवलप हो सकता है। क्लियर है। अगर आपके पास कई बार न्यूमेरिकल क्वेश्चन आता है, न्यूमेरिकल कंडीशन देखने को मिलती है, तो देखिए अपन इसी एग्जाम्पल से अपन समझ सकते हैं कि क्या है। यहाँ पर एक क्वेश्चन आपको मैं बताता हूँ, विच स्टेटमेंट correct for respiratory alkalosis, which statement correct for respiratory alkalosis। रेस्पिरेटरी एल्केलोसिस के लिए कौन सा कथन सत्य है, इसके बारे में अपन बात करते हैं। देखिए यहाँ पर ऑप्शन देखिए, pH 7.50, PaCO2 70 mm of Hg, बाइकार्बोनेट 19 मिली इक्विवेलेंट पर लीटर। दूसरा ऑप्शन है pH इक्वल टू 7.50, PaCO2 39 mm of Hg, यहाँ बाइकार्बोनेट होगा 20 मिली इक्विवेलेंट पर लीटर।
थर्ड ऑप्शन देखिए, pH इक्वल टू 7.50, pH इक्वल टू 7.50, PaCO2 30 mm of Hg, बाइकार्बोनेट 24 मिली इक्विवेलेंट पर लीटर। फोर्थ ऑप्शन है आपका ऑल ऑफ दीज, ऑल ऑफ दीज। ये एक ऐसा ऑप्शन है, देखना इसको समझने की कोशिश करना। यहाँ क्या पूछना चाह रहा है, क्या देना है आंसर आपको, ये थोड़ा सा यहाँ आपको बोला गया कौन सा स्टेटमेंट है वो ट्रू है, किसके लिए, रेस्पिरेटरी एल्केलोसिस के लिए। जब आपको रेस्पिरेटरी एल्केलोसिस की बात करेगा, सबसे पहले देखिए यहाँ पे जब भी रेस्पिरेटरी की बात आती है मैं पीएच के साथ किसको लाऊंगा, CO2 का लाऊंगा। जब भी रेस्पिरेटरी की बात आएगी तुरंत लंग्स पे जाएंगे, लंग्स किसको मेंटेन करता है, CO2 को, तो यहाँ CO2 के पास आ गए। यहाँ कहा रेस्पिरेटरी एल्केलोसिस, रेस्पिरेटरी एल्केलोसिस का मतलब है पीएच का वैल्यू नॉर्मल से क्या है, बड़ा हुआ, जबकि CO2 की वैल्यू क्या हो गई, कम हो गई, CO2 की वैल्यू कम हो गई। तो ऐसा ऑप्शन देखिए जिसमें pH का मान नॉर्मल से बड़ा हुआ हो और CO2 का मान नॉर्मल से कम हो, जबकि बाइकार्बोनेट अनचेंज रहता है, बाइकार्बोनेट नॉर्मल होता है। अब देखिए यहाँ पे pH का जो वैल्यू है आपका वो यहाँ पर कितना है, 7.5, ठीक है। यहाँ PaCO2 कितना है, 70, यानी 70 का मतलब नॉर्मल जो आपका होता है 35 से 45 mm ऑफ Hg, इसका मतलब ये बड़ा हुआ है और अपने को क्या चाहिए था, कम चाहिए था, ये ऑप्शन अपने आप कट गया। दूसरा देखिए pH का वैल्यू 7.5, यानी नॉर्मल कितना होता है 7.45, इसका मतलब ये नॉर्मल से क्या है, ज़्यादा है। PaCO2 कितना है 39 और नॉर्मल कितना होता है 35 से 45, तो ये किस में आता है, नॉर्मल रेंज में आ रहा है, जबकि ये क्या है यहाँ पे कम है, तो ये क्या हो गया, कम, क्योंकि CO2 आपको क्या चाहिए थी, कम चाहिए थी। तीसरा ऑप्शन देखिए यहाँ पे, थर्ड ऑप्शन पे आते हैं, यहाँ pH का वैल्यू कितना है 7.50, जबकि PaCO2 कितना है 30 mm ऑफ Hg और बाइकार, यहाँ ये क्या है, बड़ा हुआ है पीस, ठीक है। यहाँ CO2 जो है वो कैसा है, यहाँ नॉर्मल से कम है, इसका मतलब अपने को pH बड़ा हुआ चाहिए था, CO2 कम चाहिए था, और बाइकार्बोनेट यहाँ क्या है, नॉर्मल है, इसका मतलब ये क्या है, ठीक है, ये अपनी गणित में बैठ रहा है। अब आता है आपका ऑल ऑफ दीज, ऑल ऑफ दीज नहीं हो सकते क्योंकि पहले के दो क्या है, गलत हैं। तो ऐसे कई बार ऐसा करके क्वेश्चन पूछा जाता है डायरेक्ट, या कई बार आपको ये दे देता है कि pH इतना होगा, ये इतना होगा, ये इतना होगा, बताइए कौन सी कंडीशन है, कैसा एसिड बेस डिसऑर्डर है, तो आप बता सकते हैं जिसमें pH का ज़्यादा होगा, CO2 कम होगी, बाइकार्बोनेट नॉर्मल होगा, वो कंडीशन रेस्पिरेटरी एल्केलोसिस कहलाती है। अब अपन चलते हैं इसके क्लिनिकल मैनिफेस्टेशंस पे, देखिए आगे क्लिनिकल मैनिफेस्टेशंस, क्लिनिकल मैनिफेस्टेशंस, क्लिनिकल मैनिफेस्टेशंस की बात करते हैं। यहाँ देखिए सबसे पहले अपन बात करेंगे नर्वस सिस्टम पे, नर्वस सिस्टम पे, और नर्वस सिस्टम की बात है तो इसका मतलब यहाँ पर CO2 की वैल्यू क्या है, कम हो गई, CO2 की वैल्यू बॉडी में, और CO2 की वैल्यू की कम होती है तो भी रेस्पिरेटरी सेंटर क्या हो जाता है, डिप्रेस हो जाता है। तो यहाँ देखिए ड्राउजीनेस, ड्राउजीनेस, डीजीनेस, लाइट हेडेडनेस, लाइट हेडेडनेस, और कोमा में भी जा सकता है अगर CO2 का वैल्यू ज़्यादा कम हो जाए। तो आपने कहा देखो लाइट हेडेडनेस ये इसका स्पेसिफिक फीचर्स है, इसके बारे में थोड़ा सा ध्यान रखना। ये नर्वस सिस्टम में रेस्पिरेटरी एल्केलोसिस में ही पाया जाता है लाइट हेडेडनेस, इसके बारे में थोड़ा सा ध्यान रखना। तो यहाँ नर्वस सिस्टम, इसमें आपने ऐसा देखा। उसके बाद में देखिए कार्डियोवेस्कुलर, कार्डियोवेस्कुलर सिस्टम में देखिए
कार्डियोवेस्कुलर की जब अपन बात करते हैं यहाँ पे, तो आपने कहा यहाँ पे कंपेंसेशन के कारण एल्केलोसिस में पोटेशियम का कंसंट्रेशन कम हो जाता है, हाइपोकैलिमिया, और हाइपोकैलिमिया होता है तो हार्ट थोड़ा ज़्यादा पंप करेगा, टैकीकार्डिया जैसी कंडीशन देखने को मिलती है। तो अपन कहेंगे यहाँ पे टैकीकार्डिया देखने को मिलता है। थर्ड अपन बात करते हैं जीआईटी की। देखिए जीआईटी पे क्या प्रभाव पड़ेगा, यहाँ पोटेशियम का कंसंट्रेशन भी क्या है, कम है, तो जीआईटी की जो मोटिलिटी है वो क्या हो जाती है, कम हो जाती है। तो जब भी जीआईटी की मोटिलिटी कम होगी, इसका मतलब नोजिया वोमिटिंग देखने को मिलेगा, और इसके साथ में एपिगैस्ट्रिक पेन भी देखने को मिलेगा। तो यहाँ बोल सकते हैं अपन नोजिया वोमिटिंग एपिगैस्ट्रिक पेन। नोजिया वोमिटिंग एपिगैस्ट्रिक पेन आपको कहाँ देखने को मिलेगा, जीआईटी में देखने को मिलेगा। अब अपन चलते हैं न्यूरोमस्कुलर सिस्टम पे चलते हैं। ये जो न्यूरोमस्कुलर सिस्टम है, देखिए यहाँ पे कंपेंसेशन है। एल्केलोसिस में अपन ने दो चीजें देखी थी, हाइपोकैलिमिया और हाइपोकैल्सीमिया, क्योंकि फ्री कैल्शियम आयन है वो भी यहाँ क्या हो जाते हैं, कम हो जाते हैं। और ऐसी कंडीशन होगी तो क्या देखने को मिलता है, आपने कहा टिटेनी देखने को मिलती है, कैल्शियम की कारण नंबनेस देखने को मिलता है, नंबनेस, टिंगलिंग ऑफ एक्सट्रीमिटीज, एक्सट्रीमिटीज में टिंगलिंग देखने को मिलता है। ये सारी अपने को किसके कारण, हाइपर रिफ्लेक्स ऑफ मसल्स, कई बार कैल्शियम की कमी के कारण ट्रेमर्स भी देखने को मिलते हैं, तो ये सारे न्यूरोमस्कुलर सिस्टम पे, और ये किसकी कारण होंगे, कैल्शियम के कमी के कारण। किसकी कमी के कारण होंगे, कैल्शियम की कमी के कारण। और कैल्शियम की कमी आपने कहा था क्यों होगी यहाँ पे, क्योंकि उसको कंपेंसेट करने के लिए जब अपन करते हैं, तो ऐसा यहाँ पे भी आपको देखने को मिलते हैं। उसके बाद में अपन चलते हैं रेस्पिरेटरी सिस्टम पे क्या प्रभाव पड़ेगा, आपने कहा यहाँ क्या हो जाएगा, हाइपर वेंटिलेशन जैसी कंडीशन डेवलप रहती है, तो यहाँ हाइपर वेंटिलेशन देखने को मिलता है, हाइपर वेंटिलेशन देखने को मिलता है। तो ये कुछ आपने क्लिनिकल मैनिफेस्टेशंस की बात की कि क्या क्या प्रभाव आता है, क्या क्या चीज़ें देखने को मिलती हैं, ये आपने देखा। अब अपन चलते हैं इसका मैनेजमेंट ऑफ रेस्पिरेटरी एल्केलोसिस। मैनेजमेंट ऑफ रेस्पिरेटरी एल्केलोसिस। रेस्पिरेटरी एल्केलोसिस का मैनेजमेंट क्या करेंगे, देखिए यहाँ पे क्या मैनेजमेंट कर सकते हैं। एक बात आपको पता है, यहाँ पर हाइपर वेंटिलेशन डेवलप हुआ था, और अगर हाइपर वेंटिलेशन डेवलप हुआ है तो उसको अपन कंट्रोल कर सकते हैं। तो अपन ब्रीदिंग को कंट्रोल कर देंगे तो भी आपका हाइपर वेंटिलेशन रोका जा सकता है। तो अपन बोल सकते हैं एप्रोप्रिएट ब्रीदिंग पैटर्न, एप्रोप्रिएट ब्रीदिंग पैटर्न क्लियर है। सबसे पहला मैनेजमेंट एप्रोप्रिएट ब्रीदिंग पैटर्न। दूसरी बात अगर एप्रोप्रिएट ब्रीदिंग पैटर्न की बात करते हैं, कैसा ब्रीदिंग पैटर्न होना चाहिए, तो अपन कह सकते हैं वॉलंटरी अपन क्या कर सकते हैं, होल्ड कर सकते हैं ब्रीदिंग को। तो तीसरी बात है
वॉलंटरी होल्डिंग ऑफ ब्रीदिंग, वॉलंटरी होल्डिंग ऑफ ब्रीदिंग को वॉलंटरीली होल्ड कर सकते हैं, ऐसा अपन देख सकते हैं। तीसरी बात है यहाँ पे, अगर अपन CO2 की वैल्यू यहाँ क्या हो रही है, बॉडी में कम हो रही है, तो CO2 वैल्यू को 1 बढ़ा सकते हैं। तो जो अपन एक्सेल करते हैं उसी को वापस इनहेल कर दें, तो ऐसी कंडीशन में CO2 का लेवल क्या हो जाएगा, बढ़ जाएगा। तो अपन कह सकते हैं रीब्रीदिंग इन ए पेपर बैग मास्क, रीब्रीदिंग इन ए पेपर बैग मास्क। एक पेपर बैग मास्क लेके उसमें रीब्रीदिंग कर सकते हैं, ये भी इम्पोर्टेंट है। तो ऐसी कंडीशन में भी आपका CO2 का लेवल क्या हो सकता है, मेंटेन, क्योंकि CO2 अब इनहेल करेंगे तो ये क्या होगा, आपका बढ़ सकता है। तो रीब्रीदिंग इन ए पेपर बैग मास्क। मॉनिटर पोटेशियम एंड कैल्शियम लेवल, पोटेशियम और कैल्शियम लेवल को मॉनिटर करेंगे। अगर ऐसा कुछ ज़्यादा होता है तो कैल्शियम ग्लूकोनेट भी दे सकते हैं। तो अपन कह सकते हैं एडमिनिस्टर कैल्शियम ग्लूकोनेट एज प्रेस्क्राइब्ड। अगर ज़्यादा कमी हो जाए, एज प्रेस्क्राइब्ड हो, तो कैल्शियम ग्लूकोनेट भी अपन दे सकते हैं। तो अपने क्या मैनेजमेंट कर सकते हैं, क्या हाइपर वेंटिलेशन का मैनेजमेंट किया जा सकता है, इसके बारे में आपने डिस्कस किया। तो फर्स्ट आपने देखा था यहाँ पे रेस्पायरेटरी एसिडोसिस, सेकंड जो आपने देखा यहाँ रेस्पायरेटरी एल्केलोसिस। रेस्पायरेटरी एल्केलोसिस क्या होता है, इसका कोज क्या होता है, और इसके अंदर क्या क्या कारण देखा जा सकता है, इसके क्लिनिकल मैनिफेस्टेशंस क्या हैं, और इसका मैनेजमेंट क्या है, ये सारा चीज़ें अपन ने देखा। आज की क्लास में अपन इतना ही देखेंगे। थैंक यू।